आज के हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनमोहन शर्मा, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में दूसरी रैंक प्राप्त की है। आज हम इनसे जानेंगे आरएस की तैयारी कैसे करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल युगधारा टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे है, सिलेक्शन के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, सिलेक्शन के बाद मेरी पहली प्रतिक्रिया, मेरे को एक तरह से मेरे माता पिता दिख रहे थे, जिनकी इतनी शुभकामनाएं थी, इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, और जिनका इतना त्याग और समर्पण था वाकई। तो सर मेरी आप पहली प्रतिक्रिया उनके चरण स्पर्श करना। बिल्कुल। सर, आपने पहले 2016 में भी आपने सिलेक्शन लिया और दूसरी बार आपने जब दिया तो आपने दूसरी रैंक प्राप्त की। सर, क्या आपको उम्मीद थी कि आप इस बार दूसरी रैंक प्राप्त करोगे? सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दूसरी रैंक की उम्मीद थी। हालांकि मेरे को इतनी उम्मीद थी कि मेरा इस बार आरएएस में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक मिलेगी, क्योंकि 2016 वाले एग्जाम में मैंने मेरी कॉपियां निकलवाई और एक तरह से एनालिसिस किया खुद की, जो रिजल्ट था उसका। तो मेरे को जो भी कमियां लगी उन पर पॉइंट टू पॉइंट मैंने इस बार काम किया अच्छे से। तो मेरे को पूरी उम्मीद ये थी कि मेरा इस बार आरएएस में अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि अब रैंक 2 मिली है सबके आशीर्वाद से, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सर, अक्सर बच्चों के सवाल रहते हैं कि राजस्थान में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें बच्चे? सर, आजकल जो आरएएस प्रीलियम्स है उसका भी ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। जनरली जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, और उनका मेन जो सोर्स होता है पूछने का वो आर्थिक समीक्षा होती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान होता है। तो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान हम लोग सोर्स के रूप में फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ ही अब आजकल जो ट्रेंड जैसे चेंज हो रहा है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप करके पढ़ाई करने की जरूरत है। अब जब हम शुरुआत से ही पढ़ाई हमें मेंस को ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी, चीजों को उस व्यापक स्तर पर समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये नहीं कि केवल एक फैक्ट को आप पता करके आंसर कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए, सारी चीजें उस सब्जेक्ट के लिए या उस टॉपिक के लिए पता होनी चाहिए। सर, एक परफेक्ट आंसर फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए आरएस के लिए? देखिए, मेंस आंसर राइटिंग की मैं बात करूं तो परफेक्ट आंसर में देखिए, परफेक्शन तो कहीं आता नहीं है, लेकिन हम सुधार की ओर लगातार बढ़े। और सुधार करने में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कंटेंट है वो एकदम रेलेवेंट हो, प्लस उसके साथ साथ उतना ही वेटेज हमें प्रेजेंटेशन को देना है। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि हम क्या जानते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि जो एग्जामिनर हमारी आंसर कॉपियां चेक कर रहा है उसको हम क्या बता पा रहे हैं कि हम क्या जानते हैं। तो इसके लिए मेरा प्रयास ये था कि मैं पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखूं। कहीं पर अगर इकोनॉमी जैसे सेक्शन में डाटा डालना हो तो वहां डाटा डालूं, कहीं पे यदि करंट अपडेट करना हो तो मैं करंट अपडेट करूं, ज्योग्राफी में मेरे को कहीं मैप बनाना है तो मैं मैप बनाऊं, या फिर कहीं डायग्राम बनाना है, या कहीं भी ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन जिससे आंसर एनरिच हो सके। तो मेरा प्रयास यही रहा कि मैं एग्जामिनर को एक तरह से उस पर फोकस करने के लिए या कम समय में उस चीज को समझने के लिए प्रेरित कर सकूं, ताकि एक तरह से एग्जामिनर का एटीट्यूड मेरे आंसर के प्रति सही रहे। सर, तैयारी के दौरान अध्ययन सामग्री बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको कैसे सीमित किया जाए? देखिए, जहां तक मैं अपने केस में बात बताऊं तो मैंने शुरुआत में अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया था। इसके लिए मैंने एनसीईआरटी और जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स है उनको विशेष रूप से उनको एक तरह से रेफरेंस बुक्स के रूप में बनाया। उसके साथ ही मैंने सेगमेंट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। अब मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर अचंभा होगा कि आरएएस का जो मेंस का कंप्लीट कोर्स था उसके मेरे 150 से 200 पेजों में पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार थे। तो लास्ट में 10 दिन में मैं उस चीज को रिवाइज कर पाया। तो मेरी अप्रोच यही थी, मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं पहले बड़े से चलूं और उस चीज को छोटा करता करता इतना ले आऊं कि 10 दिन में लास्ट में मैं रिवाइज कर पाऊं आसानी से। मतलब सिनॉप्सिस बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। जी सर, सिनॉप्सिस इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें इतने सब्जेक्ट है, इतना डाइवर्सिफिकेशन है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लॉ भूल जाते हैं, हम लोग पवेड पढ़ते हैं तो उधर इंग्लिश हिंदी भी हमें पढ़नी पड़ती है। यहाँ पर सोशियोलॉजी भी है, एथिक्स भी है। तो इसलिए सिनॉप्सिस बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके साथ क्या है, हम लोग चीजों से लगातार जुड़े रहते हैं। सर, बच्चों के अक्सर सवाल हुआ करते हैं कि करंट अफेयर को कैसे तैयार किया जाए और पिछले कितने महीनों तक का करंट हमें तैयार करना चाहिए? देखिए, जहां तक प्रीलिम्स की बात बताऊं मैं,
तो प्रीलिम्स में पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए। हालांकि ये कोई क्षेत्र सीमित नहीं होता कि 1 साल तक का ही आएगा। कोई चीज रिलेवेंट है, चर्चा में चल रही है पिछले 1-2 साल से, तो उसको पूछे जाने की संभावना पूरी रहती है। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था संबंधी टॉपिकों की बात है, तो पिछले 2 साल के हमें इकोनॉमिक सर्वे को देखना चाहिए। हालांकि सबसे ज्यादा रेलेवेंट तो उस साल का जो करंट का चल रहा होता है वही होता है, लेकिन 2 साल का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपेरिजन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछली साल के मुकाबले इस बार कितनी ग्रोथ रही, इस बार कितना डाउन रहा। तो उस स्थिति में हम यदि लास्ट टू लास्ट ईयर का भी थोड़ा सा मोटा मोटा व्यू ले लेते हैं तो हमें आसानी रहती है। सर और तैयारी के जहां तक करंट अफेयर्स की बात है, तो हम लोग लगातार जो न्यूज़पेपर है राजस्थान में, विशेषकर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका बहुत अच्छे न्यूज़पेपर है, उनसे हम लोग हमारा जो कंटेंट है उसको वैल्यू एडेड कर सकते हैं। क्योंकि जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो होते हैं उनसे संबंधित मोटी मोटी चीजें वहां पर आ जाती है, तो उनको हम गूगल कर सकते हैं और हमारे जो शॉर्ट नोट्स है उनमें हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सर इस समस्या का सामना आपको भी करना पड़ा, तैयारी के दौरान निरंतरता कैसे रखी जाए और डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए? हाँ सर, तैयारी के दौरान इस एग्जाम का क्या है नेचर की, यदि मैं बात करूं तो इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज होती है, तो एक पूरा साइकिल होता है। तो उसमें कभी कभी तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट होते हैं, स्ट्रेस आता है। तो उस स्थिति में मैं अपने जो मित्र थे, मेरे जो मार्गदर्शक सीनियर्स रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, उन सब लोगों से बात करता था, लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ लेता था, कोई उपन्यास, कोई कहानियां पढ़ लेता था, या फिर कोई जो यूट्यूब चैनल पे जो सक्सेस स्टोरीज आती है, या ऐसे लोग जिन्होंने मतलब बिना विशेष संसाधनों का उपयोग किए। जैसे एक कहावत है कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ में हस्तरेखाएं नहीं होती। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे लोगों से मैं मोटिवेट होता था, उन चीजों को देख के मैं अपने घर वालों से बात करता था। लेकिन मैंने एक चीज का हमेशा ध्यान रखा कि मेरे आसपास ऐसे लोगों के मैं संपर्क में बिल्कुल नहीं रहूं जिनका एटीट्यूड नेगेटिव है, जो इस एग्जाम के बारे में हवा बनाते हैं, या एग्जाम की जो टाइम प्रक्रिया एक तरह से कि ये तो 5 ईयर प्लान है, 3 ईयर प्लान है, जो भी है उस चीज को लेकर हवा बनाते हैं, या एग्जाम के नेचर के लिए कि आरएस प्री में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में ऐसे है। तो मैं उन लोगों से दूर रहा जिनकी शिकायतें होती थी। मेरा कोशिश ये थी कि मैं उन लोगों के संपर्क में रहूं जो पॉजिटिव है, जिन्होंने इस चीज को करके दिखाया है, या इस प्रयास में जो निरंतर जुटे हुए हैं, जिनका मार्गदर्शन वाकई मुझे लेना है। सर इस परीक्षा के लिए एनसीईआरटी कितनी जरूरी है पढ़ना? सर मैं बताऊं आपको तो, यदि एक लाइन में कहूं तो ये परीक्षा ही एनसीईआरटी पर आधारित है। इससे आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी पर ही आधारित मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं इस एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखोगे तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी जो है क्लास 6 से 12 तक की, उसमें लगभग लगभग कंप्लीट सिलेबस कवर हो रखा है इस एग्जाम का। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी सोर्स को फॉलो करना है तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर तैयारी के दौरान कभी कभी आपके सामने ये भी समस्या आई होगी कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आरएस बनने का, तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इसको आपने कैसे बैलेंस किया? हाँ सर, जब भी कभी मुझे ऐसा लगता था मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, मैं डिमोटिवेट हो जाता था, या जो अपने आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं यार अब तक नहीं हो रहा है, कर क्या रहे हो, तो मैंने अपने जो रूम था उसमें 4 पंक्तियां लिख के लगा रखी थी कि जब भी आपका वक्त थोड़ा बुरा चले, लोग आपको कोसने लग जाए, तो पूरे ऊर्जा से, पूरे मन से बोलो कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त गुजरने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पंक्तियां थी इन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट रखा, मेरे को हमेशा पॉजिटिव रखा। सर अंग्रेजी विषय को लेकर भी बच्चों के मन में एक भय सा बना रहता है, इस परीक्षा में अंग्रेजी विषय की कितनी भूमिका है? क्या अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है या उसके बिना भी इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है? देखिए, इंग्लिश का सेपरेट पेपर होता है इस एग्जाम में, 80 मार्क्स की इंग्लिश होती है, इसमें ग्रामर है प्लस कॉम्प्रिहेंसिव दोनों चीजें होती है। तो जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम मेहनत करें और वो हमसे अछूती रह जाए। विशेषकर ग्रामीण जो बच्चे होते हैं उनको तो मेरा मैसेज ये है कि जब हम उन स्थितियों से गुजर कर यहाँ तक आ सकते हैं तो इंग्लिश क्या बड़ी चीज है क्या अपने लिए। बिल्कुल। ग्रामर है,
ग्रामर 20 नंबर की ग्रामर आती है, उसमें आराम से अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे मार्क्स आते हैं। और फिक्स पैटर्न है कॉम्प्रिहेंसिव का, आपको प्रेजेंट करना है चीजें, तो इंग्लिश से डरने की आवश्यकता नहीं है इस एग्जाम में। हालांकि जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है उनको इसमें और ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए, जिससे जो भी पोर्शन कमजोर रह गए हैं उनमें अच्छे मार्क्स आ सके। विशेष तो मेरा 2016 में इंग्लिश का पेपर था, उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, तो मैंने इस बार कॉम्प्रिहेंसिव के इतने प्रैक्टिस की, ग्रामर की खूब काफी टेस्ट लगाए, तो इसलिए मेरा काफी सेटिस्फेक्शन वाला एफर्ट था इस बार इंग्लिश के वे में। सर आपने किन किन सोर्सों से अध्ययन किया इस परीक्षा में सिलेक्शन होने के लिए? देखिए सर, मेरे सोर्सेज की बात करूं मैं तो मैंने मेन सोर्सेज एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुकों को ही बनाया, प्लस जो भी रिलेवेंट मैटर मेरे को मिलता था कहीं भी कोई भी कोचिंग का, तो उनसे मैं अपने जो शॉर्ट नोट्स थे उनको वैल्यू एडिशन कर लेता था। प्लस मैं बात बताऊं आपको तो आरएएस मेंस एक बार थोड़ा आगे खिसक गया था 3-4 महीनों के लिए, तो मेरे पास इकोनॉमी का अच्छा कंटेंट था, तो मैंने उस कंटेंट से ही एक बुक ही लिख दी थी उससे। तो मेरे पास काफी लोगों के फोन भी आए सिलेक्शन के बाद कि सर आपने जो वो अर्थव्यवस्था की वन स्टॉप सॉल्यूशन करके बुक दी थी, देखिए जी मेरे पास इसका कवर भी पड़ा है। मैंने इस जी। बुक में ऊपर नाम लिखा था वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसका मतलब इकोनॉमिक्स कि के लिए? एक ही जगह, जी जी, इकोनॉमिक्स एक पूरा ही जगह से कंप्लीट? इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट था। और इतना अच्छा कंटेंट डाला गया इसमें, हमारा तो प्रयास था खाली, इसका रिजल्ट ये हमें मिला कि 80% क्वेश्चन इस बुक से आए आरएएस मेंस में। तो इकोनॉमिक्स का पेपर इसलिए थोड़ा इजी हो गया क्योंकि मेहनत अच्छी हो चुकी थी, काम अच्छा हो चुका था, डेटा हमारे अपडेट थे। तो जब भी खाली समय मिलता है या सोर्सेज को वैल्यू एडिशन करने के लिए समय मिलता है, तो मैं ऐसे कुछ नए इनोवेशन करने में लगा रहता था लगातार, जिससे मोटिवेशन भी बना रहता है और एक तरह से रिकॉग्निशन भी बनी। सर राजस्थान जीके की तैयारी कैसे की जाए इस परीक्षा के लिए? सर राजस्थान जीके की तैयारी के लिए मैंने रेफरेंस बुक्स के रूप में हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें और उसके साथ ही जो राजस्थान अध्ययन की आती है राजस्थान बोर्ड की बुक्स, उन दोनों को कंपाइल करके खुद के शॉर्ट नोट्स के रूप में उन चीजों को फॉलो किया है। तो राजस्थान का मेरा पूरा जो कंटेंट था वो वहीं से ही तैयार हुआ और वो बहुत अच्छा, क्योंकि दोनों बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हुई चीजें, प्लस साथ ही कुछ जो कोचिंग्स है उनसे भी मैंने उस कंटेंट को वैल्यू एडिशन कर लिया था। मान लो कोई फैक्ट कहीं पे छूट गया है तो मैंने मेरी कोशिश ये थी कि मेरे जो शॉर्ट नोट्स है उसमें एकदम फैक्चुअल एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट बना रहे, क्योंकि मेरे लिए फाइनली रिवीजन का सोर्स वही था। सर इस परीक्षा के लिए कोचिंग कितनी आवश्यक है? सर मेरा मानना यह है कि कोचिंग एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। यदि आपको अच्छे मार्गदर्शक मिल रहे हैं, आप अच्छे वातावरण में हो, तो कोचिंग अनिवार्य नहीं है, ये कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है अपनी। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा रूटीन बना रहे, हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हम कोई एक विशेष कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरा फिर भी यही कहना रहेगा कि केवल कोचिंग के भरोसे हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, इसमें हमें खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें टेस्ट सीरीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, कंटेंट आपको पढ़ा दिया जाता है, अब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। क्योंकि कोचिंग वालों का प्रयास ये है कि आपको डिलीवर कर देंगे नॉलेज, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कॉपी में प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सब बच्चों को मैसेज यही है कि कोचिंग को आप एक मार्गदर्शक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन उसमें विशेष ध्यान ये रखें कि जहां भी जिस प्रकार की जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिले उसको प्लीज प्लीज ज्वाइन कीजिए। और जब कभी कभी क्या होता है, हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, शुरू के 1-2 टेस्ट लिखते हैं, उनमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है, तो हम लोग सोचते हैं यार मैं सिलेबस पूरा कर लूं, एक बार सिलेबस पूरा कर लूं, मैं थोड़ा और पढ़ के थोड़ा करंट अपडेट करके टेस्ट दूं। ये मेरे साथ भी कई बार हुआ, बिल्कुल 2016 में मैंने काफी कम टेस्ट लिखे, इस बार मैंने 100+ टेस्ट लिखे। मेरा जिस सब्जेक्ट में एक बार भी पढ़ा हुआ था मैंने, तो उसको रिवाइज नहीं हो पाया, फिर भी मैंने टेस्ट लिखने की कोशिश की कि यदि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो सामने तो आएगी, यदि हम गलतियां करेंगे तो ही तो सीखेंगे। बिल्कुल। तो परफेक्शन के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, हम सीखने की अवस्था में हैं, ये सोचते हुए हमें लगातार टेस्ट सीरीज पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जितना लिखते हैं हम लोग उतना ही हमारी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होती जाती है, उतनी ही क्वेश्चन को देखकर हमारी एक अप्रोच डेवलप हो जाती है कि हमें आंसर कैसे करना है। हम विद इन 3 घंटे में अच्छे से अच्छा कंटेंट आंसर सीट में लिख कर आते सर मेरा अगला सवाल आपसे है, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे जो बीपीएल या उनके पास संसाधनों की कमी होती है,
जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं, मोबाइल की सुविधा नहीं होती, तो वो बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें? सर, इस परीक्षा के लिए इंटरनेट या मोबाइल इतना कोई एसेंशियल चीज नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास कंटेंट हो, प्लस हमारे अखबार की रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि करंट का हमें जुड़ के रहना पड़ेगा सर। तो हिंदी अखबार कोई भी पढ़ सकते हैं, और प्लस जो चीजें हैं उनको हम लोगों ने जिस मैनर में तैयार किया है उसके साथ साथ जो एग्जाम में जो ट्रेंड चल रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर हमें हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। उसके आधार पर हमें हमारा मोटिवेशन लेवल रखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। और विशेषकर जो गांव से आने वाले लोग हैं, मैं खुद गांव से आया हुआ विद्यार्थी हूँ, एक सामान्य राजस्थान विश्वविद्यालय से मेरी पूरी शिक्षा हुई है और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस से मैंने पढ़ाई की है। मैं खुद कहना चाहता हूँ कि गांव वाले स्टूडेंट्स में इतना पोटेंशियल होता है कि 10, 12, 15 घंटे वो आराम से जमकर बैठ सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो क्या बताऊं आपको, रात को 2 बजे तक वहीं किताबों को सिराने लगा के सो जाया करते थे रात को। तो तब इसीलिए मेरे को पता है कि गांव वाले स्टूडेंट्स में कितना पोटेंशियल होता है। लेकिन सर उनको सोर्स नहीं मिल पाता है, जो उनको डायरेक्शन चाहिए ना, उनकी बड़ी समस्या आती है उन बच्चों के साथ। तो डायरेक्शन के लिए सर हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको एक तरह से मैनर वाइज डिसाइड करना पड़ेगा। जो टॉपिक है सिलेबस के उसका वाइज डिसाइड करके हमें हमारी सीमाएं और अपॉर्चुनिटीज दोनों निर्धारित करनी पड़ेगी। उसके साथ ही हम जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है या जो भी हमारे आसपास जो इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं, उनके लगातार मार्गदर्शन में बने रह सकते हैं। सर आरएस की वैकेंसी निकलने से लेकर और रिजल्ट तक लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो इस पीरियड में इतना धैर्य कैसे बनाए रखा जाए? सर, जहां तक धैर्य की बात है, तो ये जो एग्जाम है प्लस ये जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है प्लस जो आरएएस की सर्विस है, इन तीनों चीजों के लिए धैर्य बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस एग्जाम का साइकिल ही ऐसा है, इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि प्री मेंस फिर इंटरव्यू, तो इसमें टाइम लगता है। तो हमें धैर्य के साथ तैयारी करनी चाहिए। तभी मैंने आपको कहा कि पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी और पेशेंस, देयर आर 3 कीवर्ड्स फॉर सक्सेस इन दिस एग्जाम। सर इंटरव्यू के लिए बच्चों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए? सर, इंटरव्यू की जहां तक बात है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आसपास के जिस वातावरण में हैं वहां पर हमें आपस में संवाद कायम करना चाहिए। आज जो हमारे मार्गदर्शक लोग हैं उनसे हमें चीजों को डिस्कस करना चाहिए। प्लस साथ ही जो हमारा फ्रेंड सर्किल है उसमें ज्यादा से ज्यादा मौक देने चाहिए। और एक तरह से असेसमेंट करना चाहिए हमें कि हम क्या प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या हम जानते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो हम जानते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। प्लस यदि खुद इंडिविजुअल के लेवल पे बात करूं, तो जो रूम है उसमें एक मिरर लगा के हम लोग जब सामने मिरर के सामने बैठ के बात करते हैं तो हमें हमारी कमियां ऑटोमेटिक महसूस होने लगती है। जी तो उससे क्रमिक रूप से सुधार किया जा सकता है सर। सर, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, आपके चैनल युगधारा को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि इन बच्चों से मेरा संवाद कायम करवाया। तो मेरा मैसेज उनको यह है कि वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। और इस बार तो आप लोगों के सामने अच्छी बड़ी वैकेंसी है, जल्दी आ रही है। इस बार इतना लंबा साइकिल भी नहीं लगने जा रहा है, टाइम भी नहीं लगने जा रहा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपना रास्ता क्लियर कर लीजिए, अपनी जो सीमाएं हैं उनको सीमित कर दीजिए, अपनी संभावनाओं पे भरोसा कीजिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इस परीक्षा में लगा दीजिए। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेहनत 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 चाहिए होती है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप पर से सफलता आपको अर्जित होगी। क्योंकि यदि मैं आपके सामने हूं आज, तो मेरा विश्वास है कि जो भी मेहनत करेगा वो कोई भी इस मुकाम तक पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।